अग्रवाल, गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर। आज आप लोगों को इनकम टैक्स की कुछ जनरल सेक्शंस के बारे में बता रही हूँ। हम जानते हैं कि गत वर्ष की कुल आय पे इनकम टैक्स लगता है, पर इसमें दो हेड्स ऐसे हैं जो कुल आय की गणना में, एक तो जिसमें कटौती हो जाती है फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, और दूसरा जो कुल आय का हिस्सा ही नहीं मानी जाती है। तो पहले हम देखेंगे कि कुल आय का हिस्से में धारा 10 से 13 का है जो टैक्स फ्री इनकम है, मीन्स जिस पर एसएससी को कोई टैक्स नहीं लगता, और टैक्स नहीं लगता इसको कुल आय की गणना में लिया भी नहीं जाता है, जिस इनकम को एसएससी की टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर डिफरेंस है टैक्स फ्री इनकम और डिडक्शन में। तो पहले हम बात करेंगे टैक्स फ्री इनकम की। टैक्स फ्री इनकम में कुछ हेड्स हैं जो टैक्स फ्री इनकम में शामिल किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए एग्रीकल्चर इनकम को फुल्ली टैक्स फ्री रखा गया है। दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली से प्राप्त रकम। जॉइंट हिंदू फैमिली से हमें जो भी रकम प्राप्त होती है उसको कुल आय की गणना में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसके बाद है फर्म। किसी फर्म में यदि एक पृथक एसएससी है तो फर्म के पार्टनर का फर्म में जो हिस्सा है वो टैक्स फ्री इनकम में लिया गया है। अनिवासी व्यक्ति, नॉन रेसिडेंशियल पर्सन, जो व्यक्ति भारत का नहीं है, जो व्यक्ति भारतीय है परंतु भारत में नहीं रहता, ऐसे व्यक्तियों को यदि भारत के किसी बैंक में अकाउंट है, जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऐसा अकाउंट रखने की अनुमति प्राप्त की है, तो ऐसे व्यक्तियों को उस बैंक से जो ब्याज या इंटरेस्ट प्राप्त होते हैं वो टैक्स फ्री इनकम में कैलकुलेट किए जाते हैं। यात्रा संबंधी रियायतें, व्यक्ति तथा उसके परिवार को एम्प्लॉयर से जो यात्रा संबंधी रियायतें मिलती हैं उसको, उस आय को कुल आय का गणना में नहीं लिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों को विदेश से मिलने वाले जो भत्ते होते हैं, इसी प्रकार ग्रेच्युटी, पेंशन की एक मुश्त अवधि, अवकाश ग्रहण करने पर छुट्टी के बदले जो अर्न लीव जो होती हैं उनको जब हम कैश कराते हैं तो वो इनकम, रिटायरमेंट के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति, क्लेम एक्ट के अंतर्गत यदि कोई भुगतान है, जिसमें ये प्रावधान 1985 क्लेम एक्ट में है कि क्लेम एक्ट में यदि कोई भुगतान होता है तो वो टैक्स फ्री इनकम रहती है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पर यदि हमें कोई भुगतान प्राप्त हो रहा है, जो कर्मचारी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करता है या सेवा समाप्त करता है और उसे जो भी राशि प्राप्त होगी, कर्मचारी को प्राप्त होने वाले लाभ पर यदि नियोक्ता द्वारा कर ने भुगतान कर दिया है, मान लीजिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई भत्ता दिया जा रहा है और उसका टैक्स नियोक्ता द्वारा पटा दिया गया है, तो उसको कुल आय की गणना में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो रकम प्राप्त होती है, प्रोविडेंट फंड का भुगतान, मकान किराया भत्ता, यदि कोई विशेष भत्ता, कुछ बॉन्ड, सिक्योरिटी, शिक्षा व्यय के संबंध में जो स्कॉलरशिप मिलती हैं, संसद या विधानसभा के सदस्यों को जो मिलने वाला भत्ता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार, ये सब कुल आय की गणना में नहीं जोड़े जाते हैं। पुण्यार्थ कोषों की आय, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में जो पैसा जमा करते हैं तो उनकी आय में वो जो इनकम है वो टैक्स फ्री इनकम मानी जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की आय जो संविधान के अनुसूची 6 में दिए गए किसी क्षेत्र में निवास करते हैं। पुण्यार्थ धार्मिक उद्देश्य, मतलब निर्धन को राहत, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो फंड बनाए जाते हैं, तो ये जो कुछ हेड्स हैं जिन जो पूर्णतः टैक्स फ्री इनकम मानी जाती है तथा इस आय को कुल गणना की आय में नहीं जोड़ा जाता है। अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं डिडक्शंस, कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ। मान लीजिए जितने भी प्रकार के हमने एड्स देखे हैं, भवन संपत्ति की आय है, वेतन की आय है, भत्तों की आय है और अन्य आय है, ये हम लोगों ने पहले देखा था कि इन सबको कुल आय में कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब इसके बाद उस कुल आय में से कौन सी चीज़ें डिडक्ट कर दी जाएंगी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये है सेक्शन 80 से 80 पर। इन धाराओं का उद्देश्य है सेविंग्स को प्रेरणा देना। मतलब एक तो हमने देखी जो टोटली टैक्स फ्री इनकम होती है, ये है डिडक्शन। डिडक्शन का उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति अपनी कमाए और उसके बाद कुछ सेविंग्स भी करे, तो इन सेविंग्स को प्रेरणा देने के लिए डिडक्शंस को सेक्शन 80 में लाया गया है। इन धाराओं में जो भी कटौतियाँ की जाती हैं वो टोटल इनकम में से की जाती है। किसी भी परिस्थिति में डिडक्शन का योग टोटल इनकम से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। गत वर्ष की जितनी भी हमारी कुल आय हमने गणना की है उसमें जो डिडक्शन करेंगे वो कुल आय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन धाराओं के डिडक्शंस तभी प्राप्त होते हैं जब एसएससी ने अपनी इनकम का रिटर्न फाइल कर दिया है। तो 3 चीज़ें हैं कि हम डिडक्शन का लाभ कब ले सकते हैं। पहला तो जो कटौतियाँ होनी हैं वो टोटल इनकम में से होंगी। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में डिडक्शन का योग टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इन धाराओं के डिडक्शन तभी प्राप्त होंगे जब एसएससी ने अपनी इनकम का रिटर्न फाइल कर दिया है। अब डिडक्शंस किन पे होगा, तो एक जनरल जो हम सभी जानते हैं सेक्शन 80C लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, शेयर आदि में जो हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो हम प्रीमियम देते हैं सालाना, गत वर्ष में जमा की गई संपूर्ण रकम की कटौती कुल आय की गणना करने में की जाएगी, परंतु यह राशि 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी में शामिल है सरकार द्वारा रिटायरमेंट सुनिश्चित करने के लिए की गई कटौती, परंतु ऐसी काटी गई राशि वेतन के 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब रिटायरमेंट के बाद परिवार के लोगों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार कटौती करती है, परंतु ऐसी राशि वेतन के 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। भविष्य निधि में किया गया अभिदान, प्रोविडेंट फंड में हम जो भी देते हैं, सरकारी बचत पत्र, इसी प्रकार नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, कोई ऐसी स्कीम्स हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, राष्ट्रीय बचत योजना में जो हम जमा करते हैं, चिकित्सा बीमा के संबंध में भुगतान की गई प्रीमियम राशि। यदि कोई एसएससी स्वयं के, जीवन साथी के, माता पिता के या आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य का बीमा कराता है तो ऐसे बीमा के भुगतान की गई बीमा राशि अधिकतम 15,000 रुपये प्रतिवर्ष डिडक्ट की जाएगी। सीनियर सिटीजन के संबंध में अधिकतम 20,000 की राशि प्रतिवर्ष डिडक्ट की जाएगी, परंतु पेमेंट कैश से भिन्न तरीके से किया गया हो। सीनियर सिटीजन का तात्पर्य भारत का नागरिक 65 साल या उससे अधिक। इसी तरह हम विकलांग आश्रितों की चिकित्सा के लिए जो खर्च करते हैं उसमें 50,000 तक की राशि को डिडक्ट कर दिया जाता है, और गंभीर चिकित्सा है तो 75,000 रुपये तक की राशि डिडक्ट की जाती है। हायर एजुकेशन के लिए मान लीजिए हमने उधार लिया है तो उसका जो ब्याज होता है, तो अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के प्रयोजन से किए गए उधार पर दिए गए ब्याज की राशि। इसी तरह कुछ संस्थाओं में जो हम दान करते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा निधि, प्रधानमंत्री सूखा सहायता निधि, राष्ट्रीय वन निधि, गरीबों को सक्षमता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष, बीमारियों का राष्ट्रीय सहायता कोष, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जिन्हें केंद्र सरकार अनुमोदित करे। इस खंड के अंतर्गत कुछ खंड 100% कटौती योग्य होते हैं और कुछ मदे 50% की कटौती में अनुज्ञात की जाएंगी, परंतु ऐसी कोई भी संस्था या कोष जो आय प्राप्त करती है वह धारा 10 से 13 के अंतर्गत टैक्स फ्री इनकम में आनी आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए ये संस्थाएं पैसा ले रही हैं और यदि टैक्स फ्री इनकम में नहीं आएगी तो इन्हें टैक्स पटाना पड़ेगा। इसलिए इन संस्थाओं को पहले धारा 10 से 13 में टैक्स फ्री इनकम में आना होता है, फिर हम इसमें जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको ये संस्थाएं अलग से लेखा जोखा रखेंगी। इस संस्था का दानदाता को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस संस्था दानदाता को सर्टिफिकेट देगी, और इन संस्था द्वारा संपत्ति का कोई भी काम गैर पुण्यार्थ काम में नहीं लगाया जाएगा। यह संस्था किसी विशेष जाति या धर्म के हित में नहीं होती है। पिछड़ी जाति, स्त्रियों और बच्चों के हित के लिए बनाई गई संस्थाएं व कोष इसमें शामिल माने जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान में पिछड़ा जाति, स्त्रियों और बच्चों के हित के लिए अलग से कानून बनाए जा सकते हैं। संस्था या कोष के आय व्यय का हिसाब नियमित रूप से रखा जाएगा। संस्था या कोष को एक सार्वजनिक पुण्यार्थ के लिए काम कर रहा है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस धारा के अधीन दान तभी कटौती योग्य होगा जब वो मुद्रा के रूप में किया गया हो, वस्तु के रूप में नहीं। जैसे हमने कुछ वहाँ पर यदि दान में कपड़े दे दिए या और कुछ सामान दे दिए तो वो उसको दान में नहीं है, उसको कटौती योग्य नहीं होता है। मुद्रा के रूप में जो हम देते हैं वही कटौती योग्य होता है। उक्त रकम को एसएससी की टोटल इनकम में से घटाया जाएगा, किंतु कटौती योग्य राशि आय का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब दान भी ऐसा नहीं कि हम कितना भी दे दें, दान देने के लिए जितनी हमारी टोटल इनकम है उसका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे किराए के भुगतान के संबंध में कटौती है कि यदि कोई एसएससी अपने एम्प्लॉयर से मकान किराया भत्ता नहीं ले रहा है तो वो अपने स्वयं के रहने के लिए जितना भी किराया देता है उसको डिडक्ट की मांग करेगा। ऐसे कुछ अन्य कटौतियां हैं, जैसे पिछड़े क्षेत्रों में होटल का कारोबार, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि से होने वाले लाभ का 20% कटौती योग। तो इनका उद्देश्य है कि पिछड़े क्षेत्रों में होटल और नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी लाभ की कुल रकम का 20%, सहकारी समितियों के आय, पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कुछ पुस्तकों के लेखकों की रॉयल्टी, भारत में बाहर दी गई सेवाओं से प्राप्त पारिश्रमिक, कुछ ये मेन सेक्शंस हैं जिनमें यदि हम कोई कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिडक्ट किए जाएंगे। इसलिए ये डिडक्शन कुल आय की गणना के पश्चात उनमें से किए जाएंगे। ये इनकम टैक्स के दो पार्ट हैं, एक टोटल फ्री इनकम, जो टोटल टैक्स फ्री इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, और एक ऐसे अभिदान जो कुल आय की गणना में से घटा दिए जाएंगे। इस तरह ये हमारा जो ये चैप्टर है कि कुल आय की गणना में किसको नहीं जोड़ा जाएगा और कुल आय की गणना में से क्या कटौतियां की जाएंगी, ये इसके कुछ मेन सेक्शंस आज आप लोगों से शेयर किए गए।